अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। हालिया दिनों में सियासी तब्दीलियों के बायस मुस्लिम लीग नून की सरबराही में मखलूत हुकूमत के लिए हुक्मरानी का संगीन चैलेंज खड़ा हो चुका है। पंजाब हाथ से निकल जाने के बाद बज़ाहिर विफाक पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुका है। ऐसे में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की सियासी मकबूलियत ने सियासी इत्तेहाद को खुद एहतसाबी और फैसला साजी में तब्दीली पर भी मजबूर कर दिया और शायद इसी कमजोर होते बयानिए को फिर से जिंदा और अपनी हुकूमत की बका से मुतालिक अहम फैसलों के लिए आज PDM का अहम इजलास हुआ, जिसमें इंतहाई अहम फैसले किए गए, जिसमें सबसे बड़ा फैसला यही सामने आया कि मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और इमरान खान के जल्द इलेक्शन के मुतालबे को किसी सूरत मंजूर नहीं किया जाएगा। इस इजलास के बाद कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि अब हम मजबूती से फैसले करेंगे और तेजी से आगे बढ़ेंगे। उनका यह कहना था कि इमरान खान का 3 साल का गंद 1 साल में साफ करना मुश्किल होगा। PDM के इजलास में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हालिया फैसले पर तनकीद की गई। 63A से मुतालिक बिलखुसूस फुल कोर्ट बेंच की इस्तदा को मुस्तरद करने पर सवालात उठाए गए और कहा गया कि हालिया फैसले से मुल्क में एक सियासी बहरान पैदा हुआ, जिसकी वजह से माशी बहरान मजीद अबतर होता जा रहा है। इस इजलास में फुल कोर्ट के जरिए आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस दायर करने के मुतालिक करारदाद मंजूर कर दी गई है और इसके अलावा जो एक और अहम करारदाद मंजूर हुई है वो ममनुआ फंडिंग केस। ECP से एक दफ़ा फिर ये कहा गया है कि ममनुआ फंडिंग केस का फिल फोर जो है वो जल्द अज जल्द फैसला किया जाए। इसके अलावा नाज़रीन, आज जुडिशल कमीशन का भी बड़ा अहम इजलास हुआ, जिसमें पहले खबर ये आई कि 5 जो जजेस थे, चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अता बल्दियाल की जानिब से जो 5 नए जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की तजवीज़ थी उसे मुस्तरद कर दिया गया। लेकिन उसके बाद एक क्लैरिफिकेशन आई कि मुस्तरद नहीं किया गया तैनाती को, बल्कि मामले को डिफर्ड कर दिया गया है और इस पर मजीद जो मेंबरान है जुडिशल कमीशन के उनको जल्द बता दिया जाएगा कि नई तारीख कब है। और एक और अहम डेवलपमेंट यह है कि मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से खत लिखा गया है जुडिशल कमीशन के एक्टिंग सेक्रेटरी को कि जो भी आज की कार्रवाई थी, जो भी फैसला हुआ, वो चूंकि बंद दरवाजों के पीछे थे, इसलिए स्पेकुलेशन से बचा जाए और मीडिया को बताया जाए कि वहां पर क्या फैसला हुआ। इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर और मारूफ कानूनदान हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी कुंवर दिलशाद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। हामिद खान साहब, एक तो आज जो जुडिशल कमीशन के इजलास में हुआ, एक तो ये कि इसे अनप्रेसिडेंटेड कहा जा रहा है, क्या ये वाकई अनप्रेसिडेंटेड है इस तरह से चीफ जस्टिस साहब के 5 नॉमिनीज को रिजेक्ट कर देना? और दूसरा एक ये भी बताइएगा कि क्या वाकई ये नाम जो है मुस्तरद हो चुके हैं या डिफर्ड हो चुके हैं, अभी फैसला नहीं हुआ इन पर? जी, पहली बात तो ये है कि ये पहली दफा नहीं है कि चीफ जस्टिस के नाम जो है मुस्तरद हुआ हो। इससे पहले भी गुजार साहब के भी जमाने में एक दफा हुआ है। अच्छा, और दूसरा 5 to 4 तब भी ऐसे फैसला हुआ था। अब तो आज तो बड़ा क्लियरली 5 से 4 के हिसाब से चारों नॉमिनीज, 5 नॉमिनीज को रिजेक्ट किया गया। 2 नॉमिनीज जो वहां से थे, सिंध से थे, सिंध हाई कोर्ट से, उनको 6 to 3 रिजेक्ट किया गया। उसमें तो सरवज उस्मानी साहब ने भी उनके खिलाफ वोट डाला है। तो ये सारी चीज सबको पता है, सारी चीज टेलीविजन पे भी आ चुकी है, मंजरेआम पे आ चुकी है। बाद में उस बयानी को तब्दील करके कुछ और मिनट्स बना देने के नहीं, वो मुस्तरद नहीं हुए थे या नामंजूर नहीं हुए थे, बल्कि वो तो सिर्फ मुलतवी किए गए थे। मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। और जो बात बाद में काजी साहब ने कही है वो बिल्कुल दुरुस्त है। मेरी इतलात के मुताबिक जो मेंबरान से मुझे मिली है, वहाँ जो अंदर थे वो ऐसे ही हुआ है। 5 to 4 वोटिंग हुई है। वोटिंग के बाद आप ये नहीं कह सकते कि मुलतवी हो गया। ठीक है। अच्छा खान साहब, ये बताइएगा कि अभी PDM ने भी एक सदारती रेफरेंस भिजवाने का फैसला किया कि 63A की फुल कोर्ट से तशरीह करवाई जाए। ये कितनी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है? मौजूदा जो एक बुहरान सा पैदा हो गया है अदालत में भी और हुकूमत बिल्कुल आमने सामने खड़ी आती है जुडिशरी के इस वक्त। देखिए ना, ये एडवाइजरी रेफरेंस भेजा होगा ना जी। उन्होंने यही कहा होगा कि आर्टिकल 185 है, ये 86 के तहत होता है कि एडवाइजरी रेफरेंस भी भेजा जा सकता है कि किसी नुक्ता है, कानूनी नुक्ते पर सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस क्या है या क्या वो कहेंगे।
मेरे नजदीक ये मामला एडवाइजरी ओपिनियन में नहीं जा सकता, वो ये तो ऑलरेडी कोर्ट ने उसके ऊपर एक फैसला दे दिया हुआ है जी। एडवाइजरी ओपिनियन के जरिए आप रिव्यू नहीं करा सकते फैसलों को। रिव्यू तो एक फैसला है, उसके अलावा आर्टिकल 188 की आप पिटीशन कर सकते हैं, रिव्यू पिटीशन से हम कहते हैं वो करें, लेकिन आप सदारती रेफरेंस कैसे भेज सकते हैं? नहीं सर, अगर 63A की तशरीह करवानी हो तो उस पे भी क्या सदारती रेफरेंस नहीं भिजवाया जा सकता? हामिद खान साहब को दोबारा मिलाने की कोशिश करें। हमारे साथ कुंवर दिलशाद साहब भी मौजूद है। सर ये बताएगा कि पीडीएम ने आज दूसरी करारदाद जो पेश की और 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दबाव उन पर डाला जा रहा है कि जो ममनुआ फंडिंग केस है, जो फैसला महफूज हुआ है, वो फैसला आप इससे पहले हमने देखा कि इमरान खान साहब के उनकी तोपों का रुख ईसीपी की तरफ था। अब हुकूमत भी उनको तनकीद का निशाना बना रही है कि क्यों आप इस फैसले पर बैठे हुए हैं। मरियम नवाज ने आज इतने तक कहा कि पाकिस्तान में एक ही चीज महफूज है और वो ममनुआ केस, फंडिंग केस का फैसला है। इसमें सबसे बड़ी मैं आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बिल्कुल बोलिए आप जी। अच्छा, मेरे गुजारिश ये है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को जो हमारी इतला के मुताबिक ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि मुमकिन है कि ये 22-23 जुलाई के बाद ये फैसला आ जाना चाहिए था, तो आज 28 तारीख हो गई है, तो मुझे खुद बड़ी हैरानगी हुई कि किस क्या वजूहत पेश आ रही है। लेकिन जहाँ तक हमें इतलात मिल रही है वो लिखने दिखाने का मसला ये, वो कह रहे हैं कि 8 साल का ये मुकदमा था, इसके बाद ये मुकदमा चलता भी रहा और मसूद की बहस भी चलती रही, अकबर बाबर की बहस जो हम सारे समाप्त करने के बाद हम किसी नतीजे पर पहुंच रहे हैं। तो मेरी अपने जाती तौर पर मेरी इतना ये 1-2 रोज में ये फैसला जो है अपना आ जाएगा। और मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि हमारी जो कुरान जमात है उनको इस अंदाज से शको शुबा नहीं करना चाहिए। कुंवर दिलशाद साहब, ये तो अगर आप इतला की बुनियाद पर कह रहे हैं, बड़ी अहम ये खबर है वैसे कि 1-2 रोज में ममनुआ केस फंडिंग का फैसला आ जाएगा। हाँ, ये मेरी अपनी जाती तौर पर इतलात हैं कि 1-2 रोज में आ जाएगा। पहले ख्याल था कि ये 24-25 को आने का इम्कान था, और ज्यादा से ज्यादा यह है कि कल तो मौका नहीं है 3-4 अगस्त तक ये फैसला अब आ जाए, लेकिन बहरहाल बहुत जल्दी है, 2-4 दिन में आने वाला मामला है कि ये सारा मुकम्मल तैयार हो चुका है। और साथ साथ ये भी है कि इसके बारे में बड़ी जो आज हमारे में मुझे हैरानगी हुई कि कुरान इत्तेहाद ने इतना ज्यादा जोर भी दिया और ये भी कहा कि हम धरना देंगे। धरना देने की जरूरत नहीं है, 3-4 दिन में ये फैसला आ जाएगा। और बड़ा इम्पोर्टेंट केस है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट केस है, बहुत इम्पोर्टेंट केस है और सियासत का असर नो रुख का तयन भी कर सकता है। हामिद खान साहब, आपके पास आऊंगा। जिस तरह कुंवर दिलशाद साहब की इतलात हैं कि शायद जल्द ये फैसला आ जाए, फैसला अगर आ जाता है उसके खिलाफ जो भी फैसला आए तहरीक इंसाफ को वो पसंद नहीं है और फिर कोर्ट में दोबारा सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, एक और फिर वो ऐसा शुरू हो जाएगा मामला कि फिर कोर्ट निशाने पे होगा कि जी बेंच इस तरह बनना चाहिए, उस तरह नहीं बनना चाहिए। क्या आप इसकी इम्प्लीकेशंस देख रहे हैं? क्या ये मामला मजीद गंभीर होगा जो हुकूमत और जुडिशरी के दरमियान जो मामलात हैं? जी, गंभीर भी हो सकता है। हम तवक्को करेंगे कि फैसला अच्छा इलेक्शन कमीशन की तरफ से दुरुस्त आएगा कानूनी तौर पे जी, और उसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में अपील वाली बात नहीं इसमें नजर आ रही। इसमें तो पिटीशन होगी हाई कोर्ट में जी, जो इलेक्शन कमीशन का इस हवाले से जो फैसला होगा। लेकिन बहरहाल वो तो हर पार्टी का हक है कि अगर उसके खिलाफ फैसला हो तो वो उसमें अपील करे, या अगर रिट पिटीशन हो सकती है वो करे, कानूनी जो भी चाराजोई है वो करे। लेकिन इसमें मुस्लिम लीग नून का तो कोई नहीं है लोकल स्टैंडाई के वो पिटीशन करे या अपील करे। वो तो जिन्होंने कंप्लेंट फाइल की है, अगर उनके खिलाफ फैसला होता है अकबर बाबर के, तो वो कर सकते हैं, वो कानूनी चाराजोई कर सकते हैं। और अगर तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला होता है तो फिर तहरीक इंसाफ कर सकती है। वक्त आने वाला बताएगा कि क्या। मुझे खान साहब एक और बड़ा अहम नुक्ता आपसे डिस्कस करना है। आपने तो ये कहा कि आज जो चीफ जस्टिस साहब के जो नॉमिनीज थे वो मामला बस खत्म हो चुका है, वो नाम रिजेक्ट हो चुके हैं।
अब प्रोसेस आगे क्या होगा इसका? क्या दोबारा से जुडिशल कमीशन का इजलास होगा, दोबारा से जो है वो अपॉइंटमेंट्स या नॉमिनीज पेश किए जाएंगे? क्या अब व्हाट्स नेक्स्ट? जी वही होगा, लेकिन हम समझते हैं कि जब तक छुट्टियां चल रही हैं उस दौरान ये इतना अहम इजलास नहीं होना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, नया जुडिशियल ईयर शुरू होगा जो सितंबर के शुरू में होगा, तो उसके बाद आप रख लीजिएगा और फैसला कीजिएगा। लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये है कि अपॉइंटमेंट जो सुप्रीम कोर्ट में हो हाई कोर्ट से सिर्फ और सिर्फ सीनियरिटी की बुनियाद पर होनी चाहिए। अगर कोई पसंद नापसंद के साथ बुनियाद पर की गई और जूनियर जजेस को सीनियर जजेस पे प्रेफर किया गया, उससे बड़ा जुडिशरी के अंदर माहौल खराब होता है। इसमें खान साहब, एक जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं मिस्टर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जी, उनका बड़ा जो एक कंडक्ट रहा है, बड़े प्रोफेशनल वो लॉयर पहले रहे और अब भी उनकी जो रेपुटेशन पिछले 3-4 सालों में उन्होंने बिल्ड की है अपनी, क्या उनको भी नहीं एलिवेट करना चाहिए? मतलब क्राइटेरिया क्या है, समझ नहीं आ रही। वो तो यहाँ तो क्लियरली लगता है कि वो कुछ लोग जो है जुडिशियल कमीशन में उनको पसंद नहीं करते या उनके मिजाज के लिए बहुत इंडिपेंडेंट है। हालांकि ऐसे ही जज को सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए, इसलिए उनके साथ मुसलसल 4 साल से नाइंसाफी हो रही है। दूसरी बात जो अहम है इसमें वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की उसको नुमाइंदगी नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि हर हाई कोर्ट की नुमाइंदगी होनी चाहिए, और वो उनको बाहर रखा जा रहा है दीदा दानिस्ता तौर पर, पसंद नापसंद की बुनियाद पर, जो कि एक बहुत ही अफसोसनाक बात है। दूसरी बात आप देखेंगे कि सबसे सीनियर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट में अहमद अली शेख साहब हैं, जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है। पहले ही 2 जूनियर जजेस को इन्होंने इसी तरह से उसमें लिया जिस पर हमने बड़ी प्रोटेस्ट की, बल्कि जब दूसरे वाले को कर रहे थे मोहम्मद अली मदर साहब को, तो उस वक्त हमने सारे पाकिस्तान में वकला ने हड़ताल की थी उसके खिलाफ। और ये लेकिन उसमें गुलजार साहब के पसंदीदा थे, उन्होंने ले लिए। तो मुसलसल अहमद अली शेख साहब जो सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट में, उनके साथ मुसलसल कई सालों से ज्यादती हो रही। बल्कि मैं हिस्टोरिकली आपको अर्ज करूं, 2020 में 3 जूनियर जजेस लिए गए लाहौर हाई कोर्ट से। उसके खिलाफ उस वक्त के चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वकार सेठ जी, हाँ, उन्होंने मुझे, बल्कि उन दिनों बहुत ज्यादा यहाँ कोविड का मामला था, तो मुझे फोन उनका आया, उन दिनों मुलाकात करनी मुश्किल थी, तो उन्होंने कहा कि मैं पिटीशन करना चाहता हूँ, मेरे साथ ये जूनियर जज हैं, इनको लगा रहे हैं मुझे नजरअंदाज करके, तो आप मेरे वकील बनेंगे? तो मैंने उनसे कहा कि बिल्कुल, मैं इस मामले में समझता हूँ कि सीनियरिटी इग्नोर करना नाइंसाफी है। चले ठीक। तो मैंने उनकी तरफ से पिटीशन डाली हुई थी। ये गुलजार साहब ने 6 महीने उनकी पिटीशन नहीं फिक्स की और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। तो बात कहने की कि ये इतनी ज्यादा मुंसिफों के साथ नाइंसाफी हो रही है। सबसे बड़ी नाइंसाफी तो मुंसिफ की अपॉइंटमेंट की जो नाइंसाफी है वो सबसे बड़ी, क्योंकि जब खुद मुंसिफ नाइंसाफी की बुनियाद पे लगेगा तो दूसरों को क्या इंसाफ देगा। तो ये बात समझ नहीं रहे हैं ये चीफ जस्टिस कि हम कर क्या रहे हैं। आप रास्ता अब ये तो चले गए गुलजार साहब, लेकिन जो कांटे बो गए हैं वो तो हम सारी कम्युनिटी, सारा मुल्क, सारे लिटिगेंट भुगताएंगे। अब ये जो करने जा रहे थे, शुक्र है अल्लाह का कि इसको रोका गया है। ये ऐसे जजेस को लगा रहे थे अगले 7-8 साल मुल्क में रहते और जूनियर जजेस होते, और उसका नतीजा जो है वो सारी कौम भुगतती। चले हामिद खान साहब कुंवर दिलशाद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साजिन, कुंवर दिलशाद साहब ने खबर दी कि 1-2 रोज में ममनुआ के फंडिंग केस का फैसला आ जाएगा। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद पंजाब चलते हैं। सरदार उवैस लगारी और साबिक गवर्नर पीटीआई के रहनुमा उमर चीमा हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। मरकज में सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पंजाब में क्या सूरत हाल है? अब चौधरी परवेज इलाही जो है वो चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं और आज काफ लीग का अहम एक इजलास भी हुआ, जिसमें खबरें ये हैं
कि अब उनके सदर चौधरी शुजात और जनरल सेक्रेटरी तारिक बशीर चीमा ये सिफारिश की गई है कि उनको अपने ओहदों से हटाए। कल स्पीकर पंजाब असम्बली का भी इंतखाब होना है। वैस लगारी साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। लगारी साहब, अब जबकि परवेज इलाही सीएम मुंतखब हो चुके हैं, लेकिन आपकी मरकजी हुकूमत अभी भी ये कह रही है कि उनकी गवर्नमेंट चंद दिनों की मेहमान है, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्योंकि नंबर गेम में आप हार चुके हैं। अब ऐसा क्या होगा कि परवेज इलाही साहब की हुकूमत जो है वो फिर से खत्म हो जाएगी और हमजा शहबाज फिर से सीएम बन जाएंगे? देखिए जी, नंबर गेम हम सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर की जो बेंच थी उसके मुताबिक हार चुके हैं। ये रिकॉर्ड की बात है कि हमने उनकी प्रोसीडिंग से बाकायदा जी वॉकआउट किया था और ये हमारा हक जो हमें फुल कोर्ट का मिलना चाहिए था वो नहीं मिला और फुल कोर्ट के अंदर कोई इशू भी नहीं है। ये उसी किस्म का एक बायस हमें दिखाई दे रहा है जो पिछले 8 साल से फॉरेन फंडिंग केस का इस वक्त दिखाई हमें जी दे रहा है और वो मुसलसल एक ही बात करता जा रहा है। उसको बाई इलेक्शंस में 15 सीटें 20 में से मिली, फिर भी वो यही बोल रहा है कि हमें इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतमाद नहीं है। आखिर क्यों नहीं है एतमाद? फॉरेन फंडिंग केसेस के ऊपर अपने आप को उससे जी बचाने के लिए। और इस आदमी की बात बार बार कहने से कोई लोगों ने यकीन नहीं करना। हम यकीन नहीं करते इसको और कतई नहीं यकीन करेंगे इस किस्म की बातों के ऊपर। इस किस्म के लोग हिस्ट्री में आते हैं, बोलते हैं, लोग उनको बिल्कुल आंखें बंद करके कुछ लोग उनके कल्ट के तौर पे फॉलो करते हैं, लेकिन ये लोग वो एक हवा के बिल्कुल एक बबल की तरह बैठ भी जाते हैं और ये इंशाल्लाह बैठेगा। आज से 3 महीने 4 महीने पहले तक ये बैठ चुका हुआ था, इसकी टिकट कोई ले नहीं रहा था, लेकिन ये आज अपने आप को एक सोशल मीडिया के ड्रामे के जरिए बाद में दोबारा अलाइव करने की कोशिश कर रहा है। ये बिल्कुल सस्टेनेबल मामला नहीं है और पंजाब की हुकूमत हमसे 2018 में भी हम सबसे बड़ी पार्टी थी, हमसे छीनी गई थी। 4 साल इन्होंने पंजाब का बेड़ा गर्क किया और अभी भी इमरान खान एक नहायत नापसंदीदा आदमी को अपने कवानीन, अपने असूल, अपने मैनिफेस्टो और अपनी एक आइडियोलॉजी के खिलाफ वो एक बेईमान आदमी को वो दोबारा लीडर ऑफ द हाउस उसने पंजाब असेंबली का कोर्ट्स के जरिए बनाया है और पार्लियामान एक सुपीरियर इदारा है और हम इसको रिजेक्ट करते हैं। तो आप परवेज इलाही साहब को यू आर रेफरिंग टू बेईमान, आप उन्हें कह रहे हैं यही बेईमान शख्स आपके बको वो पीडीएम अपना उम्मीदवार वजारत आला के लिए बनाने के लिए तैयार हो चुकी थी। दूसरा, आप जो भी कहें इमरान खान साहब का बयानिया काम कर रहा है वो गलत है, ठीक है, ये अलग डिबेट है। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में वही हमने नताइज में रिफ्लेक्ट हुआ। अब मरकजी हुकूमत और पीडीएम की जो जमातें जो हैं वो बैकफुट पर आ चुकी हैं। ये कहा जा रहा है अब कंफ्यूज हैं, जारहाना सियासत दोबारा शुरू करें या डिलीवर करें। मतलब बयानिए में आप फिलहाल कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, तो पंजाब में बैठकर आप क्या क्या करेंगे? मतलब क्या आपकी गवर्नमेंट को अब मरकजी हुकूमत में ये झिझक खत्म करनी होगी, या तो आप इलेक्शन की तरफ चले जाएं और या पंजाब हुकूमत को मान लें और यहां मरकज में भी परफॉर्म करें? जी आदिल भाई, एक तो इलेक्शन में जाना या ना जाना इमरान खान की डिमांड थी ना इलेक्शन में जाने की जी, तो जाए ना, बिस्मिल्लाह करे। अपनी केपी और पंजाब की असेंबली कल जी तोड़े, हम वफाक की असेंबली वो जी रखने का जवाज ही को नहीं रह जाएगा, बिस्मिल्लाह करे ना। आज तो उसके हाथ में पाकिस्तान के 2 बड़े सूबों की हुकूमत है ना। वो तो इस वक्त जो प्रोग्राम्स उन्होंने लॉन्च किए थे उस्मान बुज़दार की हुकूमत के अंदर 2 नंबरी प्रोग्राम्स, उनको दोबारा रिवाइव करने की बातें कर रहा है। वो तो असेंबली डिसॉल्व करने की बात नहीं कर रहा। नंबर 1 ये बात है। दूसरा, प्लीज़ मैं आपको बार बार ये बात रीइटरेट करूँगा, हमारा बाई इलेक्शंस के अंदर कम से कम 60% सीटें इन 20 में से जो पीटीआई की पहले 20 की 20 थी, उनमें से कम 12 सीटें नून लीग की 100% थी और हम लोगों ने अपनी लोगों को, नून लीग के वोटर्स को कायल नहीं कर सके कि हमारे नए कैंडिडेट्स के हक में वोट दें। और इस वक्त जो एंटी पीटीआई वोट जो पीएमएलएन के निशान पे पड़ा है और जो वोट हमारे पीएमएलएन के पुराने वर्कर्स को आज़ाद हैसियत में पड़ा है, वो अगर आप ऐड ऑन करें तो हम 12 सीटें पंजाब के अंदर ज़िमनी इलेक्शन में जीत चुके थे।
तो इस वक्त इमरान खान का नैरेटिव पब्लिक पॉपुलैरिटी के अंदर ऑन ग्राउंड नहीं चल रहा। मैं बार बार ये बात करूंगा। हाँ, हमारी महंगाई जो बदकिस्मती से रियासत बचाओ के नैरेटिव के ऊपर और ईमान रखते हुए उसके ऊपर हम लोगों ने जो महंगाई की है उसका ज़रूर हमें इम्पैक्ट आया है। वो हर एक को महंगाई का इम्पैक्ट आता है। इमरान खान आज से 3 महीने पहले महंगाई करवाने की वजह से पिट चुका था, बिल्कुल ख़राब हो चुका हुआ था, उसका कोई टिकट लेने को तैयार नहीं था। और इंशाल्लाह 2 महीने के बाद दोबारा ऐसे हालात आएंगे कि वो इसी पोजीशन में होगा। तो हम लोग ओपनली चैलेंज करते हैं कि इमरान खान इस वक्त अनाउंस करे और डिसॉल्व करे 2 सूबाई असेंबली की, जो 2 सूबाई असेंबलियाँ हैं, एंड वी विल इंशाल्लाह ऑल्सो जी फॉलो दैट एंड गो इनटू द जनरल इलेक्शन। ये तो बड़ा जबरदस्त चैलेंज आपने दे दिया। लगाई साहब, कल स्पीकर का इलेक्शन भी हो रहा है, कितने तैयार हैं आप लोग? और 186 उनका फिगर है, उनके पास क्लियर मेजॉरिटी है। एक तो जी आज उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की है। उन्होंने जो एक्टिंग स्पीकर है वो दोस्त मजारी है इस वक्त। एक्टिंग स्पीकर के इन्वॉल्वमेंट के बगैर उन्होंने रूल्स को सस्पेंड करके और 2 घंटे का वक्त दिया स्पीकर के कागजात जमा करवाने का। हमने उसमें रिस्पॉन्ड करके कागजात तो जमा करवा दिए, लेकिन कल का जो इलेक्शन है स्पीकर का वो भी अंडर सीरियस स्क्रूटनी और डाउट है। एक तो एक्टिंग स्पीकर को या जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है एक्टिंग स्पीकर इस जी मामले के अंदर, उसने खुद स्क्रूटनी के अंदर बैठना होता है ऑफ द पेपर्स, वो भी आज स्क्रूटनी के अंदर नहीं बैठ सका। तो कल का जो इजलास है उसके ऊपर बहुत सख्त सवालिया निशान है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलवाता हूं कि अगर कल का इजलास हुआ उसकी तो एक तो जी लीगैलिटी के ऊपर हमें बहुत सीरियस सवालात हैं। अगर हुआ भी सही तो मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई का जो कैंडिडेट है वो 186 वोट हासिल करने की पोजीशन में होगा, नंबर 1। और दूसरा, अगर डिप्टी स्पीकर के ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव जी करवाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि 186 का नंबर पीटीआई और काफ लीग के पास होगा दोस्त मोहम्मद मजारी को डिसलॉज करने के लिए। अजीन, इस वक्त हमारे साथ साबिक गवर्नर पंजाब और पीटीआई के रहनुमा उमर चीमा साहब मौजूद है। चीमा साहब, अब तो आपकी गवर्नमेंट आ चुकी है पंजाब में, लेकिन एक मुतालबा ये किया जा रहा है, उवैस लगारी से अब कुछ देर पहली बात हुई है, वो आपको चैलेंज दे रहे हैं कि अब आप चूंकि हुकूमत में आ गए तो पंजाब और केपी असम्बलियां आप तोड़ दें, चूंकि आप इंतखाबात चाहते हैं, और मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली तोड़वा देती है और इंतखाबात में चले जाएं। देखें, ये खाली सिर्फ मामला जो है असम्बलियां तोड़ने और इंतखाबात के ऐलानात का नहीं है। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इसमें इनिशिएटिव लेती, क्योंकि आपके सामने है कि हमने तो पहले दिन से डिमांड किया है कि एक तो जो मौजूदा सियासी और मुआशी अदम में इस्तेकाम है इसका खात्मा करने के लिए फौरी इलेक्शन करवाने की ज़रूरत है, लेकिन उन इलेक्शन से पहले वो इक़दामात करने ज़रूरी हैं जिससे इंश्योर किया जाए कि अगला आने वाला इलेक्शन जो है वो तमाम मुदाखलत से पाक हो और शफाफ इलेक्शन। चीमा साहब, देखिए रुपए की कदर तेजी से गिरती जा रही है, माशी अदम इस्तेकाम है। अब ये जिम्मेदारी जाहिर सी बात है हुकूमत वक्त की है, लेकिन साथ में बतौर ओपोजिशन पीटीआई की भी है कि जो पंजाब का सियासी इस्तेकाम है मरकज का है। अब चूंकि परवेज इलाही साहब सीएम बन चुके हैं, अब इस मामले को बंद करके आगे बढ़ा जाए और आप दोनों बैठकर, ओपोजिशन और हुकूमत बैठकर ये मामला तय करें ताकि मार्केट में थोड़ी सी यकीनी की सूरत हाल आए और मईशत में मजबूत तब्दीलियां हमें देखने को मिले। आप पर भी जिम्मेदारी आए। आपने बिल्कुल ठीक कहा और हमारा भी यही ख्याल है, लेकिन मसला ये है कि ये जो सारा जो साजिश करके जो एक जमहूरी हुकूमत को खत्म किया गया, वो ये सारे जो ये साजिशी अनासर हैं आपके सामने, जिन्होंने आते ही जो है अपनी 1100 अरब रुपए की चोरी माफ करा ली, नैब के कवानीन बदल के बिल्कुल उसको टूथलेस कर दिया। उनका एजेंडा तो जो आपके सामने है कि किस तरह से उन्होंने पहले दिन से, जिस दिन से आए हैं, उन्होंने जो है मईशत को इतनी तबाह हाल कर दिया है कि बिल्कुल डिफॉल्ट की सिचुएशन तक रहे हैं। इसके साथ ही अभी जो हालिया पिछले 72 घंटों से जो आपने देखा है कि उन्होंने बाकायदा तौर पे अदलिया और दूसरे कौमी इदारे उनके खिलाफ बाकायदा जो है कैंपेन्स लॉन्च कर दिए। तो ये क्या है? ये सब को सब जो है ये साफ वाज़ेह नजर आता है
कि ये जो सारा जो ये साजिशी टोला है, ये बैरूनी साजिश जिसका जिक्र किया जा रहा है पिछले 3 महीने से, ये किसी जाहिर है इसका कोई एजेंडा और कोई गोल था। इसका मकसद खाली सिर्फ इमरान खान को मंजर से हटाना नहीं था। इमरान खान तो एक दीवार में, दरमियान में एक दीवार थे इन साजिशी अनासर के और मुल्की मुफाद और मुल्की सलामती के दरमियान में एक दीवार थे सीसा फैलाएगी, क्योंकि वो एक शख्स था जो एक मुहब्बे वतन और एक ऐसा शख्स, एक लीडर था जिसका जीना मरना कौम के साथ है, और उसकी प्रायोरिटी वो सियासत में आई मुल्क का जो है नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने और सर्व करने के लिए आया। सो देयर इज अ मेजर डिफरेंस। और आपके सामने कि हमेशा अगर कोई ऐसा कोई इरादा हो, आपके अभी 17 हफ्ता पहले 17 जुलाई को जो इलेक्शन हुआ पंजाब में, बुरी तरह से अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया, क्योंकि और अवाम ने वाज़ेह इनको पैगाम दे दिया कि अवाम ने अपना जो है खौफ का बुत तोड़ दिया। इसके बावजूद अगर इनमें थोड़ी बहुत भी अखलाकी कोई जरूरत होती, कोई जमहूरी कोई इक़दार होती इनके अंदर, तो ये खुद ही जो है ये रिजाइन कर जाते, स्टेप डाउन हो जाते और खुद ही ऐलान करते कि जनाब हम जो है नए इलेक्शन करवाना चाहते हैं। और पीटीआई तो बार बार ही कह चुकी है कि हुकूमत जो है ऐलान करे कि नया इलेक्शन करवाना चाहती है, हम बिल्कुल बैठ के निगोशिएट करने को तैयार है कि किस तरह से जो है कौन से इकदाम लेने की जरूरत है नए से पहले। चले उमर चीमा साहब, वैस लगारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त चाहते हैं एक ब्रेक का, जिसके बाद बड़ा एक कंसर्निंग इस वक्त जो इशू है मुल्क की मईशत, रुपए की तेज़ी से गिरती हुई कीमत, डॉलर जो है वो 241, 242 यानी 240 क्रॉस कर गया है, और अगर इसी तरह मामला चलता रहा तो ये 250 अगले 1-2 दिनों में क्रॉस कर जाएगा। मामला क्या है, इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अप्रैल में पीटीआई हुकूमत की रुखसती के बाद ना ख़त्म होने वाला सियासी अदम इस्तेकाम बज़ाहिर पाकिस्तान के लिए संगीन खतरात का बायस बनता जा रहा है। एक चैलेंज या बुरान हो तो बात की जाए, इस वक्त मुल्क में बुरान दर बुरान का अंबार है। इस वक्त पाकिस्तान को संगीन माशी और माहौलियाती चैलेंज का सामना है। माशी चैलेंज पर तो आगे चलकर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मौजूदा माहौलियाती चैलेंज ने अवाम की जान और माल को खतरे से दोचार कर दिया। इस वक्त मुल्क भर में तूफ़ानी बारिशों के बायस संगीन सैलाबी सूरत हाल है, और चंद रोज़ में अब तक पूरे मुल्क में 356 अमवात और हज़ारों मकानात तबाह हो चुके हैं। गुज़श्ता 30 बरस के मुकाबले में रवां बरस 196% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। सबसे ज़्यादा तबाही बलूचिस्तान में हुई है, जहां अमवात की तादाद 111 हो चुकी है, और बलूचिस्तान अभी तक मरकज से किसी किस्म की जो इमदाद है उसका जो इकदाम है उसका मुंतज़िर है। इस सूरत हाल के बावजूद सियासी क़यादत एक दूसरे को सियासी मैदान में चित करने में मुगन है, और इस सियासी माजराई का खमियाजा सबसे ज़्यादा मुल्क की मईशत भुगत रही है इस वक्त, जिसको बज़ाहिर बेयारो मददगार या लावारिस छोड़ दिया गया है। पाकिस्तानी रुपए की बेकदरी ने अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जो आज बदकिस्मती से मुल्क की तारीख में पहली बार ओपन मार्केट डॉलर के मुकाबले में 242 रुपए पर ट्रेड करता रहा। मखलूत हुकूमत के हालिया दौर में अब तक डॉलर की कदर में 57 रुपए का इजाफा हो चुका है, और सिर्फ रवा माह 35 रुपए का इजाफा हुआ। सितम यह है कि रुपए को काबू लाने के लिए हुकूमत की जानिब से अमली इकदामात नापैद ही दिखते हैं। सिर्फ जुबानी हद तक यकीन दहानियाँ ज़रूर करवाई जा रही हैं। ये आप सुन लें, क्या यकीन दहाई जा रही है। कोशिश करेंगे कि डॉलर जो है 160 और 70 तक आ जाए। ये मौजज़ा कैसे होगा? ये मौजज़ा वैसे ही होगा आदिल साहब जैसे 1998 में हुआ था। उस वक्त 414 मिलियन डॉलर किटी में थे जब मैंने टेक ओवर किया था। 69 रुपीज पे डॉलर आ चुका था, और वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह 52 पे आया, और फिर 8 महीने वो स्टेबल था। जब तक कि थोड़ी सी एनर्जी कम नहीं होगी, रुपए के ऊपर प्रेशर थोड़ा सा तो रहेगा। हम बाकी इंपोर्ट कम करने में कामयाब हो चुके हैं। 10-12-15% हमने इंपोर्ट बाकी कम कर लिया, नॉन एनर्जी इंपोर्ट। लेकिन मेरे ख्याल से 1 आध महीने के अंदर इंशाल्लाह ताला हम इसको तकरीबन संभाल लेंगे। सियासत है, ये फ्री फॉल चलने देगी? फ्री फॉल दुरुस्त हो जाएगा। देखिए आज जो डॉलर बढ़ा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नंबर 1, और दूसरा डॉलर की कीमत में वैसे ही इजाफा हो रहा है दूसरी करेंसीज के मुकाबले। दूसरी जानिब स्टेट बैंक भी इंतजामी बहरान से दोचार है, जहां 3 माह से मुस्तकिल गवर्नर की तैनाती नहीं हो सकी, और जब वो इदारा जिसने मुल्क के रुपए को इस्तेकाम और दवाम बख्शना है वो खुद ही अदम इस्तेकाम का शिकार हो, तो फिर रुपया कैसे काबू आएगा? आपको याद दिलाते चलें कि रुपए की मुसलसल बेकदरी पाकिस्तानी अवाम के लिए माशी मुश्किलात की मां जैसा है, क्योंकि जितना रुपए कमज़ोर होगा उतनी माशी मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी, उतनी महंगाई से अवाम का जीना दोभर होगा, जिसकी झलक
बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की सूरत में सामने आएगी। आज बिजली की कीमत में 10 रुपए फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी गई है, जबकि अगले माह भी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी कीमत में 10 रुपए फी लीटर इजाफा करना होगा, जबकि रुपए की मुसलसल बेकदरी के बायस आंदा चंद दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेश बहा इजाफे का भी अंदेशा है। इसी तरह शदीद अदम तवाजुन की शिकार मुल्क की मईशत के लिए आज एक और बुरी खबर, करंट अकाउंट खसारा है जो बढ़कर 17.4 अरब डॉलर पर आ पहुंचा है। समाशी बहरान की जिम्मेदार तो सियासी इशराफिया एक दूसरे को करार दे रही है, लेकिन यही इशराफिया इस्तेकाम लाने के लिए मिल बैठने को तैयार नहीं है। ऐसे सूरत हाल में मईशत को कैसे संभाला और चलाया जाए, गुफ्तगू करेंगे माहिर मईशत सरमायाकारी मुताबिक सरबरा हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारून साहब, जो सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से हमारी मईशत इस वक्त बिगड़ती जा रही है, रुपए की कदर जिस तेजी से गिरती जा रही है, इस पर वफाकी वज़रा तो बार बार ये कहते हैं कि इस्तेकाम आ जाएगा जब IMF से पैसे आएंगे, दोस्त ममालिक से पैसे आएंगे, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद रुपए तेजी से रोजाना 3-4 रुपए वर्सेस डॉलर गिर रहा है। कितना तशवीशनाक है ये हम सबके लिए, इसकी वजह क्या है? क्या ये आर्जी फिनोमेना है? रुपए की कदर की वापसी के बहाल होने के कितने चांसेस हैं? जी आदिल, बहुत शुक्रिया। बहुत सख्त कंसर्निंग सूरत हाल हो गई है, क्योंकि ये फैक्टर्स अब दोनों आ गए हैं। ऑलरेडी एक्सटर्नल प्रेशर तो हमारे ऊपर था ही था कि कमोडिटी प्राइसेस ऊपर थी, हमारा तेल खरीदने पर इन्हिसार है, लेकिन हम इंटरनली अपने हाउस को इतना फ्रेगमेंटेट कर दिया है कि उस फ्रेगमेंटेशन के अंदर किसी तरह का फैसला या सिमत मार्केट को दिखाई नहीं दे रही। ये जो आपने रुपए की कदर की बात की है, ये बेसिकली मार्केट का कॉन्फिडेंस जो है इस वक्त हुकूमत के ऊपर और उनकी पॉलिसी के ऊपर बिल्कुल खत्म हो गया है। तो एवरी डे ये जो बयानात आ रहे हैं, जो 3 चीजें जिससे मार्केट को कुछ कॉन्फिडेंस मिलने की तवक्को है। पहला तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि IMF किस दिन आपको लेटर इशू कर रहा है कि हम डिसबर्स कर रहे हैं, लेकिन आपने नेगोशिएशन कर ली है, IMF के लोग छुट्टियों पर हैं और अभी बोर्ड मीटिंग की तारीख तक नहीं आई है। तो एक तो हमें अब समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द मेनी कंट्रीज ऑफ IMF, हम कोई उनका तरजीही मुल्क नहीं रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि हम जो ऑयल की डिफर्ड पेमेंट्स की बात कर रहे हैं या लोन रीस्केड्यूलिंग की बात कर रहे हैं दोस्त ममालिक से, उसकी भी कोई डेफिनेट अमाउंट और तारीख हमारे पास नहीं है। फिर हम अपने एसेट्स की प्लेसमेंट कर रहे हैं जो हमारी लिस्टेड कंपनीज हैं, उसकी भी कोई प्राइसिंग या डेट अभी तक मार्केट को नजर नहीं आ रही। तो आपके सवाल का मुख्तसरन जवाब ये है कि अब जो बयानात दिए जा रहे हैं वो बिल्कुल खोखले हैं, मार्केट ट्रस्ट नहीं कर रही है। और देखें जिस स्पीड से रूपी डीवैल्यू हो रहा है उस पर कोई भी ओनरशिप नहीं ले रहा है। आज मैंने ट्वीट भी किया कि इस पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो पॉलिटिक्स है वो हमारी इस रियल थ्रेट को, मईशत को कंटिन्यूअसली ट्रम्प किए। ये सब बड़ा तफसीली आपने जवाब दिया, बहुत शुक्रिया। स्पेकुलेशन की वजह से रुपए जो है बड़ी तेजी से ये गिरा। अगर अगस्त के तीसरे हफ्ते में IMF से वो किस्त हमें मिल जाती है जिस तरह बताया जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से, तो क्या रुपए दोबारा से बाउंस बैक कर सकता है, या आप समझते हैं कि वो इतना गिर चुका है कि उसमें टाइम लगेगा अभी? जी, मैं कंसिस्टेंटली मेरी ये लाइन है कि बाउंस बैक तो बहुत देर की चीज है। तो जब तक मार्केट को एतमाद आएगा, जब हम 3 से 6 माह कुछ परफॉर्मेंस दिखाएंगे। इस वक्त तो आपको जो फ्री फॉल को रोकना है। देखिए ना, मैं अभी परसों ही यूरोप से आया हूं, जितने पाकिस्तानी वहां रह रहे हैं इनवेरिएबली, चाहे वो टैक्सी चला रहे हो या बिजनेसमैन हो, उनका सवाल यही है कि जी रोशन डिजिटल अकाउंट का क्या बनेगा। बिकॉज किसी को इस वक्त समझ नहीं आ रही है कि हमारा जो आउटफ्लो है डॉलर का और इनफ्लो का मिसमैच को हम कैसे उस पर कॉन्फिडेंस दे पाएंगे कि हमारे कंट्रोल में है। यहां पर मेरे हिसाब से तो रोजाना कम्युनिकेशन करने की जरूरत है, ना सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर को, स्टेट बैंक के तो गवर्नर अभी नहीं है, लेकिन समबडी ऑन स्टेट बैंक। हमारे जो सफारत खाने हैं उनको तो बिल्कुल समझ भी नहीं है और मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग भी नहीं है। देखिए, ये जो IMF का लिंक है, मैं आपको दिलचस्प बात बताता जाऊं। एक तो टेक्निकल साइड होती है, एक साइड होती है कि आप शेयर होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेते हैं और बातचीत करते हैं। जो शेयर होल्डर कंट्रीज हैं, जो हमारे सफीर और हमारे स्टाफ है, उनको तो बिल्कुल मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस की समझ नहीं है, तो हम लॉबी क्या करेंगे। बल्कि मेरे से सवालात किए व्हाइट हॉल में और सबने कि आप हमें बताइए कि आप मईशत पे पाकिस्तान का क्या प्लान है।
तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमें कॉन्फिडेंस देने के लिए एक कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन बैक्ड बाय एक्शंस करने की जरूरत है, जो नहीं हो रहा है। हारून शरीफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आपने सुना सूरत हाल कोई ज़्यादा माशी तौर पर अच्छी नहीं है और खुसूसन रुपए को इस्तेकाम देने के लिए थोड़ी सी क्लैरिटी लानी होगी। गवर्नमेंट को फ्रंट फुट पर आकर कम्युनिकेशन करनी है और अगर IMF से हमें पैसे मिल रहे हैं, कब मिल रहे हैं, दोस्त ममालिक से कब मिल रहे हैं और क्या वजह है कि ये पॉलिटिकल अदम इस्तेकाम अगर है भी तो फिर भी कुछ तो संभाला देना है और स्टेट बैंक के गवर्नर की अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं हो सकी, तो ज़रूरत इस बात की है कि थोड़ी सी गवर्नमेंट की तरफ से इस पर क्लैरिटी आनी चाहिए। तो आज आपके फीडबैक के आज के प्रोग्राम पर मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। मुझे मेरी टीम से मैं इजाज़त दीजिए। हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाज़ेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें।